सर हिस्ट्री से मुझे ना एक बात पूछनी है आपको। इजिप्शियन हिस्ट्री बहुत पुरानी हिस्ट्री रही है, वहाँ पे पिरामिड्स और कुछ ऐसी मिस्टीरियस चीज़ें भी रही हैं शुरुआत से, जिसे कहा जाता है कि उस ज़माने में इतनी मशीनरी नहीं थी कि परफेक्टली ऐसे पिरामिड्स बन पाए। ये कैसे बने, क्यों बने? तो इसके पीछे आपने रिसर्च करी है? क्या है, क्या ये एलियंस ने बनाए हैं, कैसे मतलब ये क्या है? क्या इजिप्शियन हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बताओ मुझे। तो इजिप्शियन हिस्ट्री लगभग 5-6 हज़ार वर्ष पुरानी है, मे बी 7 हज़ार वर्ष। एग्जैक्टली कितनी पुरानी है हम जानते नहीं है। मोस्ट लाइकली सेकंड ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है विश्व की आफ्टर इंडियन सिविलाइजेशन। भारत का सिविलाइजेशन कम से कम 10,000 वर्ष पुराना है, कम से कम। कल्चरल कंटिन्यूटी एटलीस्ट 10,000 वर्ष की। अब इजिप्ट की बात करते हैं, मे बी 5-6-7,000 ईयर्स पुरानी है। आपने पिरामिड्स की बात की, बहुत बड़े मेगा स्ट्रक्चर्स है ये। हर पिरामिड में लगभग सेम प्रकार का बहुत सारे स्टोन्स है, क्यूबिकल शेप में ये स्टोन्स है, और अप्रॉक्सीमेटली 100 टन का एक स्टोन है, एक पत्थर। अब ये इतने ऊपर तक 100 टन का पत्थर कैसे गया, ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। इतने 10,000, 100, 1 लाख के ऊपर शायद स्टोन्स होंगे एक पिरामिड में, जो सबसे बड़ा पिरामिड है इसमें। तो आज की अगर हम टेक्नोलॉजी देखें, क्रेन से, हमारे पास मशीन से, हमारे पास ऐसा कोई मशीन नहीं है जो उतना ऊपर इतना बड़ा स्टोन वहाँ तक पहुँचा पाए। और ये हज़ारों वर्ष पहले इन्होंने ये काम किया। कैसे किया हम जानते नहीं है। अगर कोई बड़ी बड़ी मशीन यूज़ की, वो मशीन कहाँ है? इतनी बड़ी मशीन तो कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ तो आपको एविडेंस मिलना चाहिए। कुछ टूटा फूटा वो नहीं है। अगर उन्होंने एक रैंप बनाया उस वहाँ तक चढ़ाने के लिए, तो वो रैंप के अवशेष कहाँ है? वो भी नहीं है। तो ये बहुत ही बड़ा मिस्ट्री है, ये किया कैसे उन्होंने। तो इसलिए लोग पूछते हैं कि क्या एलियंस थे इसमें कि एलियंस ने कुछ एलियन टेक्नोलॉजी से ये पत्थर वहाँ पर असेंबल किए। तो आंसर ये है कि हमारे पास आंसर नहीं है, और ये बहुत बड़ा मिस्ट्री है। तो ये आज भी किसी के पास जवाब नहीं। आप किसी भी हिस्टोरियन के पास जाओ तो वो बोलेंगे कि शायद ये हुआ होगा या शायद वो हुआ होगा, लेकिन उसका कोई एविडेंस नहीं है। तो इसलिए सर आपको क्या लगता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ होगा? अगर मैं आपसे पूछूं, एक आपने आइडिया लगाया हो, कुछ सोचा हो, ज़्यादा थिंकिंग करी हो कि मेरा कंक्लूजन ये है, कुछ ऐसा है? मुझे लगता है शायद भगवान ने किया है या फिर शायद एलियंस ने किया। मेरे पास और कोई आंसर नहीं है इस समय। विदाउट एविडेंस में आपको कुछ जवाब नहीं दे सकता। ये भी यूनिवर्सल आंसर ही है कि हाँ एलियंस या फिर भगवान। और सर उसमें इनफैक्ट ये भी है ना कि जो पिरामिड्स के जो मतलब टॉप की वो है, वो अलाइंड है स्टार्स से। 3-4 पिरामिड्स की टॉप, तो वो इतना अलाइंड कैसे होगा? वो स्टार्स प्रिसाइज अलाइनमेंट, प्रिसाइज। हाँ। सर आप मानते हो एलियंस में? ये अच्छा प्रश्न है, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं ये आपको जवाब दे सकता हूँ इन स्टैटिस्टिकल पर्सपेक्टिव। पूरे विश्व में 10⁻22 स्टार्स है। 10 मतलब 1, और उसके बाद 22 शून्य, 22 zeros। इतना बड़ा नंबर है, 10⁻22। इतने स्टार्स पूरे विश्व में है, पूरे यूनिवर्स में है। वो भी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, उससे बड़ा भी यूनिवर्स है जो हमें दिखता नहीं है। मतलब हमारे यूनिवर्स में इतने स्टार्स है, इतने तारे हैं, मोर देन द नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड इन ऑल द बीचेस ऑन अर्थ। इतने स्टार्स है। ओके, तो इतने स्टार्स है, तो वहाँ कहीं पर एक जगह पर भी और लाइफ नहीं होगी क्या हमारे जैसी? आई थिंक मेरे अनुसार लाइफ, एलियन लाइफ, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ बहुत कॉमन मोस्ट लाइकली होगी, लेकिन हमारे पास आज तक उसका एविडेंस मिला नहीं है। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि कहाँ हैं सब लोग, क्यों छुपे हुए हैं? तो इसका हमारे पास जवाब नहीं है इस समय। लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि भाई एलियन लाइफ रीजनेबली कॉमन होनी चाहिए। मोस्ट लाइकली हमारा जो गैलेक्सी है मिल्की वे, उसमें भी 4-5 ऐसे एलियन सिविलाइजेशन होने चाहिए जो हमारे कंपेरेबल है या फिर हमसे आगे बढ़ चुके हैं पॉसिबली। सर हम ही तो नहीं है एलियंस, हम भी एक प्रकार के एलियन। हमने यहाँ के ऐसा हो सकता है कि हम ही और हमने ये आके चीज़ें बनाई हैं और ये सारी चीज़ें करी। ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसका एविडेंस हमें मिलना चाहिए, है ना। हर चीज़ एविडेंस के हिसाब से होती है। साइंटिफिक मेथड में क्या है कि वी नीड ऑब्जर्वेशनल एविडेंस। अगर आपके पास किसी चीज़ का एविडेंस नहीं है तो आप अनुमान लगा सकते हो, इन्फरेंस कर सकते हो लॉजिक के हिसाब से, लेकिन एविडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर मैं उस वाले टॉपिक पे दोबारा आऊँगा, इजिप्शियन वाले पे। ममीज का बहुत सुना है मैंने, काफ़ी मूवीज़ भी देखी है, तो थोड़ा उस बारे में बताओ कि एक्चुअली। तो इजिप्शियन जो कल्चर था उसमें एक आफ्टर लाइफ का कंसेप्ट था कि आपकी मृत्यु के बाद, आपके मृत्यु के पश्चात आपकी जो आत्मा है वो कहीं और जाएगी, स्वर्ग में जाएगी, कहीं और जाएगी, और वहाँ पर आप हमेशा के लिए जिएंगे। ये कंसेप्ट था। तो उसमें ये कंसेप्ट था कि अगर आपका जो बॉडी है वो प्रॉपर्ली प्रिजर्व नहीं होगा तो आपकी आत्मा नहीं जाएगी।
तो उसको फिर उन्होंने एक प्रोसेस निकाला जिससे सबसे पहले वो मृत शरीर के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है, इंटेस्टाइन्स, हार्ट, लंग्स, ब्रेन, सब निकाल देते थे ताकि जो इजीली डिकम्पोज हो जाए वो सारा मटेरियल, सारा पदार्थ निकालते थे। उसके बाद पूरे जो बॉडी था उसको एक सॉल्ट बाथ में डालते थे। नेट्रन नाम का एक लेक है, वहाँ से वो लेके आते थे वो सॉल्ट, वो केमिकल कंपाउंड्स, उससे पूरा मॉइस्चर निकल जाता था बॉडी से और वो पूरी तरह से ड्राई हो जाता था इवेंचुअली। ये लंबा प्रोसेस था, एक दिन में नहीं होता था, शायद कुछ सप्ताह लगते थे उसको। और फिर उसको ठीक से पैक करेंगे, उसके अंदर कुछ रेजिन डालेंगे, कुछ पाउडर्स डालेंगे और उसको पूरे से लिनन क्लॉथ से उसको रैप करते थे और फिर उसको एक अच्छे सार्कोफेगस जो बोलते हैं उसके अंदर बिठा के कहीं पे वो दफना देते थे। ये प्रोसेस था उनका। तो ममीज़ बहुत हज़ार वर्ष पुरानी मिलती है, 2000-3000 वर्ष पुरानी मम्मियाँ। और पिछले 1000 वर्ष में जब यूरोप ने इजिप्शियन मम्मीज़ को डिस्कवर किया तो एक अजीब सा उनमें एक रिवाज आ गया यूरोप में कि वो मम्मीज़ को परचेज कर ख़रीदते थे, उसका पाउडर बनाते थे और उसको दवाइयों में डाल के उसको खाते थे। उसको ये मुमिया बोलते थे, मुमिया, इस पाउडर को। पर्पस क्या था, रीजन बीइंग? वो मानते थे कि इससे आपकी आयु बढ़ेगी, आयु लंबी होगी, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपको अगर कुछ बॉडी में कुछ इलनेस है तो वो ठीक हो जाएगी। तो ये मम्मीज़ को खाते थे, यूरोपियंस खाते थे। सोचिए, कैनिबलिज्म यूरोप में और यूके में, इंग्लैंड में ये सब ये था और ये बहुत महंगा होता था जो मम्मीज़ का पाउडर। सो ओनली रिच पीपल कुड अफोर्ड। सर ये जो गांधार राज था पहले, जो कि अब ईरान और ये सब है, तो इसको क्या सही में शकुनी जो था उसकी वजह से था, क्योंकि जो वॉर हुई उसकी वजह से हुई, जो महाभारत हुई उन्हीं की वजह से हुई, तो ऐसा क्या सच है कि उनकी वजह से हो रहा है अभी तक भी वहाँ पे शांति नहीं है, पीस नहीं है? हाँ, तो गांधार जो जगह है वो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया था। आज वो रीजन को हम अफगानिस्तान कहते हैं, ठीक है। तो हमारे जो बहुत पुराने टेक्स्ट है, वैदिक टेक्स्ट, पोस्ट वैदिक टेक्स्ट से, उसमें गांधार के बहुत रेफरेंसेस आते हैं। फॉर एग्जांपल बौद्धयान श्रोत सूत्र नाम का एक टेक्स्ट है, वो लेट वैदिक टेक्स्ट है, उसमें गांधार की बात आती है, पार्श्व की बात आती है, अराता की बात आती है। तो गांधार वो अफगानिस्तान, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। और वो लोग हमारे ही लोग थे, दोज वर इंडियन पीपल। और फॉर एग्जांपल तक्षशिला का जो यूनिवर्सिटी था वो भी गांधार में था, ओके। और जो महाभारत की बात होती है, जो गांधारी वहाँ से आई, उनका भाई, उनके भ्राता थे शकुनी, वो भी वहाँ से थे। और शकुनी बहुत क्रोधित थे, बहुत गुस्से में थे कि उनकी बहन जो थी उसको एक अंधे व्यक्ति से विवाह करना पड़ा। तो इसके लिए उन्होंने ये प्रण लिया था कि मैं इनको मरवाऊंगा सबको। तो ये बात है। तो महाभारत मेरे हिसाब से एक्चुअल हिस्टोरिकल इवेंट्स है, क्योंकि उसमें एक चैप्टर आता है महाभारत में, एक इवेंट आता है जब अर्जुन द्वारका जाते हैं, वहाँ पर बहुत बड़ा भूकंप आता है और द्वारका नगरी पूरी समुद्र के नीचे हो जाती है। और आज हमें वहीं पर एग्जैक्टली वो द्वारका नगरी मिली है समुद्र के नीचे। मतलब जो हज़ारों वर्ष पहले जो टेक्स्ट लिखा गया था वो बिल्कुल सही है। सो दैट कोरोबरेट्स कि भाई आर्कियोलॉजिकल हार्ड एविडेंस है हमारे पास, एग्जैक्टली जो हज़ारों वर्ष पहले लिखा गया था उस चीज़ के बारे में, उस घटना के बारे में। तो मेरे हिसाब से ये एक से सिंपल एविडेंस है, और भी एविडेंसेस है। मेरे हिसाब से महाभारत की जो स्टोरी है, इतिहास है, वो एक्चुअल इतिहास है, वो मिथोलॉजी नहीं है। सो और क्या एविडेंस है सर, थोड़ा बताओ। तो बहुत सारे एविडेंस है, लेकिन सबसे हार्ड एविडेंस है वो द्वारका का है। दूसरी बात ये है कि महाभारत का अगर आप टेक्स्ट पढ़ेंगे, उसमें कितने सारे सिटीज़ के, शहरों के बारे में लिखा है, नामों के इंक्लूडिंग द नेम्स, वो नेम्स, प्लेस नेम्स सारे आज भी वही सब है। बहुत सारी नदियों के बारे में लिखा है, वो सारा ज्योग्राफी भी आज है। तो बहुत सारे यात्राओं के बारे में लिखा है, जिसमें कौन से जगह से गए थे वो सब भी आज आपको मिलेगा। बहुत सारे पिलग्रिमेजेस, तीर्थ यात्राएं की गई, बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन्स किए गए, वो सारे के सारे ज्योग्राफिकल प्लेसेस आज भी है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई इमेजिनरी ज्योग्राफी में या फिर इमेजिनरी लोकेशन में ये हुआ है। तो दैट इज़ वन थिंग। फॉर एग्जांपल बहुत सारे बैटलफील्ड्स के नाम आज भी, हम दिल्ली में इंद्रपथ क्या है भाई, इंद्रप्रस्थ है ना, सोनीपत क्या है, सोनीप्रस्थ है। सो ऐसे बहुत सारे आपको लोकेशंस मिलेंगे। और अनफॉर्चुनेटली हमारे ASI ने वहाँ पर कुछ भी आर्कियोलॉजिकल काम नहीं किया है। हम जानते हैं इंद्रप्रस्थ कहाँ पर है, तो भाई जाओ और काम करो, अपना खोदो यार, आपको मिलेगा एविडेंस। लेकिन नहीं ढूंढेंगे ये लोग। द्वारका में 30 साल से कोई आर्कियोलॉजिकल एक्सपेडिशन नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? अरे भाई, हमारे जो डाइवर्स है, स्कूबा डाइवर्स, वो कह रहे हैं कि हम अपने पैसे से जाकर ये करेंगे, लेकिन उनको परमिशन नहीं मिल रहा है।
तो ये बात है, ये लोग हमारा हिस्ट्री छुपाना चाहते हैं। महाभारत इज नॉट मिथोलॉजी, इट इज हिस्ट्री। सर छुपाना क्यों चाह रहे हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है? अब ये कौन छुपा रहा है? ये मोस्टली एएसआई छुपाना चाहता है। एएसआई सिर्फ मुगल मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करना चाहता है, बाकी सब भाड़ में गया। अभी एएसआई की स्थापना किसने की? अंग्रेजों ने की। हमारे जो अंग्रेज थे ना, जिन्होंने हमारे देश की का डिस्ट्रक्शन किया, उन्होंने एएसआई की स्थापना की। एएसआई का पर्पस क्या था कि भारत में जितने भी ऐसे आर्कियोलॉजिकल और ऐसे जोन से, लोकेशन से, उनका फर्स्ट ऑफ ऑल एक लिस्ट बनाए बहुत बड़ा, वहाँ पर क्या क्या है वो उसका लिस्ट बनाए, और जो कुछ भी वैल्यूएबल है वो लेके यूके में भेज दो। आज आप लंदन म्यूजियम जाओ, और ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में, वहाँ पर हमारे कितने महान ट्रेजर्स वहाँ पर रखे हुए हैं। ये सब कहाँ से आए? ये एएसआई ने निकाले भारत से। मैं नहीं कह रहा कि आज का एएसआई वो एएसआई है, लेकिन वही इंस्टीट्यूशन है। आज चोरी कर रहे, ऐसा मैं नहीं कह रहा। क्रिएट उन्होंने किया है, क्रिएट वही, और वो सारे ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड्स जो है वो आज भी है वहाँ पर। तो उनका हमेशा फोकस था कि स्टील हिंदू एंड इंडियन प्री इस्लामिक आर्ट एंड स्टैश इट एंड टेक इट टू यूरोप एंड द वेस्ट एंड प्रिजर्व द मुगल मॉन्यूमेंट्स। तो आज भी वही उनका पॉलिसी है। आज भी आप देखेंगे कि बहुत सारे मंदिरों से मूर्तियाँ गायब होती है। 3 साल बाद आपको इस कलेक्शन में मिलेगी, उस कलेक्शन में मिलेगी। कैसे हो रही है? मैं नहीं कह रहा कि एएसआई चुरा रही है, लेकिन एएसआई के सुपरविजन के अंडर या उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर जो मॉन्यूमेंट्स है वहाँ से ये सब हो रहा है। मतलब देयर इज नेग्लिजेंस, एंड आई वुड से इट्स बॉर्डरिंग ऑन क्रिमिनल नेग्लिजेंस। इट इज डिस्ट्रॉइंग आवर हेरिटेज। जी बोल रहे? इंडियन गवर्नमेंट इस पर काम क्यों नहीं करती है? एएसआई इंडियन गवर्नमेंट के अंडर आता है, अंडर द डिपार्टमेंट, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आएगा, आई एम श्योर। अब मैं नहीं जानता कि ये लोग क्या कर रहे हैं। मेरे हिसाब से जो भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म है, मेरे हिसाब से इट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग मिनिस्ट्रीज इन इंडिया। ओके, दैट्स माय ओपिनियन अबाउट दिस। सर तो जो ये पहल हुई है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से कि बच्चों के टेक्स्ट में से मुगल हिस्ट्री हटाई जा रही है, वेरी बैड। बैड व्हाई नॉट, मतलब व्हाई? अच्छा, मैं समझाता हूँ क्यों बैड है। अगर आप अपना इतिहास पूरी तरह से 360 डिग्री से अगर देख नहीं पाएंगे, तो आपको समझेगा नहीं कि व्हाट वेंट रॉन्ग इन द पास्ट, और फिर आप वही गलतियां वापस दोहराओगे इन द फ्यूचर में। कहा ना कि जो अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर पाएंगे टू सम एक्सटेंट। अगर आपके हिस्ट्री, आप जो हिस्ट्री पढ़ते हो अपनी स्वयं की हिस्ट्री, उसमें बड़े बड़े गैप्स है जिससे बहुत वैल्यूएबल लेसन्स आपको मिलेंगे, वो हिस्ट्री अगर आप डिलीट कर देंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये सब आज जो ये स्थिति है वो कैसे हुई। अगर आप अच्छे से हिस्ट्री पढ़ते तो आप ये समझ पाते कि आज का जो विश्व है वो कैसे बना। अगर आपके पास वो इन्फॉर्मेशन में बड़े बड़े गैप्स है तो आपको समझेगा नहीं कि ये सब कैसे हुआ। आज भारत एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री क्यों है? आज भारत में ओवरऑल एजुकेशन लिटरेसी रेट इतना क्यों है? आज हमारा जीडीपी 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स क्यों है? हमारा पर कैपिटा जीडीपी $2000 के लगभग क्यों है? एक समय में पूरे विश्व का 33% प्लस जीडीपी सिर्फ भारत से आता था। क्या हुआ? अगर आप सही से हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझेगा नहीं कि व्हाट वेंट रॉन्ग, और फिर आप वही गलतियां बार बार दोहराओगे। मुगल हिस्ट्री इज अवर हिस्ट्री। इट इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट, सैड एंड हॉरिफिक पार्ट ऑफ अवर हिस्ट्री, बट वी हैव टू फेस द ट्रूथ। तभी आप सीखोगे कि क्या गलत हुआ और फिर क्या हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए ताकि ये वापस नहीं आए। इट शुड नेवर हैपन अगेन। सर उस टाइम लैंग्वेज हिंदी होती थी या संस्कृत होती थी या क्या होती? हाँ, गुड क्वेश्चन। आज हम हिंदी बोलते हैं क्योंकि फॉर वॉट एवर रीजन। अब सर वो भी रीजन बताई दो कि हाँ, ठीक है, कैसे इवॉल्व हुई लैंग्वेज। ठीक है, विल कम टू दैट। तो पुराने ज़माने में भारत में आई एम श्योर बहुत सारी भाषाएं जैसे आज है वैसे ही हुई होगी, लेकिन हमारे जो सिविलाइजेशनल लैंग्वेज है, सांस्कृतिक लैंग्वेज है, वो संस्कृत है। जो विश्व का सबसे पुराना लिटरेचर है ऋग्वेद, उसकी जो लैंग्वेज है वो है ऋग्वेदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत। तो अगर आप मौर्य साम्राज्य के समय की बात करेंगे तो मोस्ट लाइकली जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो मोस्ट लाइकली संस्कृत होगी, और जो वर्नाक्युलर लैंग्वेज होगी स्पेशली पाटलिपुत्र और मगध रीजन की, वो मोस्ट लाइकली पाली होगी। पाली एक अपभ्रंश लैंग्वेज थी, मतलब थोड़ी सी करप्टेड थी, अ करप्टेड एंड स्लाइटली डिस्टॉर्टेड फॉर्म ऑफ संस्कृत। जैसे हिंदी के भी बहुत सारे प्रकार है। अब हम टीवी शो में हम जो हिंदी का उपयोग करेंगे वो अच्छा संस्कृताइज्ड हिंदी होगा, जो रास्ते में हम उपयोग करेंगे हिंदी का वो बहुत अलग होगा। तो वैसे पाली और संस्कृत का दैट सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप था। अगर आप संस्कृत समझते हो तो आपको पाली पूरी समझेगी, बट इट लुक लाइक एक गाँव वाली भाषा है।
दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, वो टाइप का। तो इसे कहते हैं एक प्राकृत भाषा। जो संस्कृत की जो डिसेंडेंट डॉटर लैंग्वेजेस है, ऐसी बहुत सारी प्राकृत भाषाएं थी। तो उनमें से एक पाली थी, एक महाराष्ट्री प्राकृत थी, बहुत सारी ऐसी प्राकृत भाषाएं थी, जिसमें से आज की जो मॉडर्न लैंग्वेजेस है जैसे कि मराठी, हिंदी, गुजराती, बंगाली, असमीज, ये सब धीरे धीरे उसमें से उत्पन्न हुई। तो हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा कैसे बनी? ये श्री नेहरू जी ने डिसाइड किया कि हिंदी को बनाओ। अंबेडकर जी कह रहे थे कि संस्कृत शुड बी द इंडियन नेशनल लैंग्वेज, सिविलाइजेशन लैंग्वेज। एक्चुअली संस्कृत होनी चाहिए हमारी सिविलाइजेशन लैंग्वेज। ये मृत भाषा नहीं है। जब मैं ये शब्द का उपयोग करता हूँ मृत, ये संस्कृत शब्द है, ये हिंदी शब्द नहीं है। उपयोग, ये भी संस्कृत शब्द है। और अगर आप कोई भी संस्कृत शब्द लेंगे, उसको हिंदी में डालेंगे, आपको समझेगा। आज प्रातः मैंने एक श्वेत श्वान देखा, थोड़ा अजीब लगता है, बट यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आज सुबह मैंने एक सफ़ेद कुत्ता देखा, सिंपल। और ये आप गुजराती में डाल दीजिए, ये आप बंगाली में डाल दीजिए, कहीं पर भी आप ये संस्कृत शब्द डालेंगे, सबको समझेगा। इट एलिवेट्स द लैंग्वेज। तो हमारी जो सिविलाइजेशनल लैंग्वेज है वो एक ही हो सकती है, विच इज संस्कृत। और हमारे महान पॉलिटिशियंस ने ये सब गलत काम किए हैं। सर ये तो फिर आनी चाहिए सर, स्कूल्स में लोग बच्चों को पहले से ही सिखाओ। हमारे सबकी मातृभाषा एक्चुअली संस्कृत है। अगर आप किसी बच्चे को संस्कृत सिखाओगे, ऐसा नहीं लगेगा उस बच्चे को कि किसी फॉरेन लैंग्वेज को सीख रहे हैं हम। वो नेचुरली आएगी, हमारे डीएनए में है, हमारे खून में है। वो ये होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा। कंपलसरी नहीं है, मतलब स्कूल्स में हर जगह ऑप्ट करना पड़ जाता है, वैसे वाला सीन है अभी तक। तो वो तो हिंदी की तरह से हिंदी कंपलसरी है। आप अगर एक बार सेकेंडरी में आओगे तब आपको ऑप्शनल मिलेगी संस्कृत, बचपन से नहीं मिलेगी आपको, ये बात है। अच्छा, टाइम ट्रैवल से मैं आपको एक और चीज़ पे लेके चलता हूँ। पता नहीं आपने इस बारे में सुना है कि नहीं, एस्ट्रल ट्रैवल। एस्ट्रल ट्रैवल, हाँ, एस्ट्रल ट्रैवल बेसिकली क्या है, ऑडियंस जिनको नहीं पता उनको बता दूँ। ये आपकी सोल आपके ज़िंदा होते हुए आपके बॉडी से बाहर निकलती है और कहीं भी ट्रैवल कर सकती है। आप ज़िंदा हो, ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मर गए और आपकी आत्मा निकल गई। आपकी बॉडी कनेक्टेड है आपकी सोल से, लेकिन फिर भी आप ट्रैवल करके वापस आ रहे हो। ये होता है एस्ट्रल ट्रैवल। करेक्ट। ठीक है। अब 1973 इग्नो स्वान, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसका ये नाम है। ये यूएस का एक बंदा था, कोलोराडो में इसका जन्म हुआ था वहाँ। और साइंटिस्ट ने, पेंटर था, नॉर्मल बंदा, आम जिंदगी जी रहा है, लेकिन उसमें एक क्वालिटी थी, वो ना एस्ट्रल ट्रैवल करता था। अब तब तो ये टर्म्स भी नहीं होते थे। वो लोगों को बोलता था कि मैं किधर भी जा सकता हूँ, विलिंगली कहीं भी जाके देख सकता हूँ, करंट टाइम में, मतलब लाइव। अच्छा, ऐसा नहीं कि पहले ये आ गया, टाइम ट्रैवल नहीं, उसी वक्त। तो वो प्रूव करता था 73 में, आस पर। अब किसी के पास ऐसी पावर हो, आप सबसे पहले अपने घर वालों को बताओगे, फिर वो अपने पड़ोसियों को बताओगे, फिर आसपास मालूम पड़ेगा, तो वो फेमस होने लगा। लोग उससे पूछते थे, अच्छा इधर जाके बता क्या हो रहा है। वो पहले ही वहाँ किसी को रखते थे कि तू ये कर, देखने दे, वो बता देता था सही। हाँ, वो बोलता जादू नहीं है, बोलता मैं वहाँ जाता हूँ। बोलते तेरी बॉडी तो इधर है, नहीं मैं पहुँच जाता हूँ उधर। अच्छा ठीक है। अब ये चीज़ें छुप नहीं सकती, ठीक है। स्टैनफोर्ड रिसर्च सेंटर जो यूएस में है, उसके रिसर्चर्स को पता चला, बिकॉज ये ना ज़्यादा फेमस होने लगा। तो उधर के साइंटिस्ट वगैरह ने बोला इसको बुलाओ, देखे तो सही क्या बोल रहा है ये। उसको बुलाया गया। अब उन्होंने क्या किया, टेस्ट करने के लिए उसको रैंडम कोऑर्डिनेट्स दिए अर्थ के, जैसे हमने गूगल का आप कोऑर्डिनेट डाला या दे दिए कि भाई ये ले, इधर क्या है बता। वो जाए और बता दे ये पहाड़ वहाड़ दिख रहे हैं मेरे को, ऐसा ऐसा दिख रहा है। भैया सही बोल रहा है। डेजर्ट्स के कोऑर्डिनेट दिए, वो बोल दिया इधर डेजर्ट है, इधर ये है। तो वो एक्यूरेट होने लगा, एक्यूरेट। अब ये रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, ये थोड़े एक्साइटेड हो गए। एक का दिमाग चला, बोला यार अगर ये किधर भी जा सकता है तो अर्थ क्यों, अच्छा बाहर क्यों नहीं। तो उसको उन्होंने कोऑर्डिनेट्स दिए जुपिटर के। जुपिटर क्यों स्पेसिफिकली, क्योंकि इनका पायोनियर 10 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये अपना एक इनका स्पेसशिप था जो इन्होंने भेजा था। तो वो जस्ट क्रॉस किया था कुछ टाइम पहले जुपिटर को। तो उनके पास थोड़ा सा डाटा था, ज़्यादा नहीं था, बिकॉज हम बात कर रहे हैं 73 की, ठीक है। तो उन्होंने बोला अच्छा जुपिटर की ये कोऑर्डिनेट्स है, यहाँ जाके बता क्या है। ये बंदा जाता है, ये बोलता है भाई लैंड तो दिख ही नहीं रहा, ठीक है, गैसेस वैसेस ही हैं सब, ये जो भी है, और एक पतली सी रिंग है प्लैनेट के इर्द गिर्द, और भयंकर तूफान चल रहे हैं। फिर वो मून पे देखा, बोलते हैं पहाड़ वहाड़ हैं एक मून पे।
अब तब तक साइंटिस्ट को नहीं पता था कि ये स्ट्रक्चर है जुपिटर का कि टोटली गैस है। तो उन्होंने और रिंग वाली बात पकड़ ली, बोला ना बेटा ये तो गलत हो गया तू, कुछ है नहीं खास, ये शायद सिर्फ फैक्ट था, कोइंसिडेंस था। तो वो चीज़ के लिए ड्रॉबैक हो गई क्योंकि उन्होंने माना नहीं। वो बोलते हैं रिंग तो सैटर्न को है, इसको किधर रिंग है। तो ये बात हो गई, ठीक है। कट टू 6 साल बाद वॉयेजर 1, ये शायद उसका नाम था, एक और नासा ने स्पेसशिप भेजा, वो भी भेज दिया था कि जाए, शायद वो जाने वाला था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लूटो, मतलब उसको भेज दिया था, ये वापस नहीं आने वाला था, जहाँ तक भी वो डाटा भेज पाएगा भेजता रहेगा। हाँ, तो आई थिंक उसने अभी काफ़ी प्लैनेट्स क्रॉस किए हैं, वो सैटर्न वैटर्न से भी क्रॉस होके गया है। तो वॉयेजर 1 ने जो डाटा भेजा जुपिटर का 6 साल बाद, वो एग्जैक्टली मैच कर गया जो इसने 6 साल पहले बोला था कि लैंड नहीं है, कि गैसेस हैं, तूफान चल रहे हैं और एक पतली सी रिंग है जुपिटर को। तब उन्होंने बोला भाई इसको लाओ। फिर ढूंढा गया, इस बार नासा ने नहीं ढूंढा, इस बार ढूंढा CIA ने, कि किसी के पास इतनी शक्ति है तो कंट्री के बहुत काम आएगा। करेक्ट। और वो टाइम तो था ही, सोवियत यूनियन के साथ पंगे, चाइना खैर इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं था बट फिर भी। तो कहते हैं CIA ने उसके साथ एक स्टार गेट नाम का प्रोग्राम शुरू किया, जिसके अंदर ये बंदा एस्ट्रल ट्रैवल कर करके उनके बंकर्स के बारे में, उनकी मिसाइल प्रोग्राम्स, उनका वो सब इंफॉर्मेशन रियल टाइम में देता था। क्रेजी भाई, क्रेजी। तो सोचो कितना उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया। अच्छा, फिर अगर कोई चीज़ इतनी चली, वो 1995 में बंद हो गई, तो आप बोलो कि क्यों बंद हुई भाई, ये तो एंडलेस प्रोसेस होना चाहिए। वो बंद इसलिए हुई कि उसने ना और डीप बातें करनी शुरू कर दी। वो बोलता है कि सिर्फ यहाँ पे आसपास सिर्फ ह्यूमन इंटेलिजेंस ही नहीं है, कोई और भी बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस है, ठीक है, जो हमसे भी ज़्यादा पावरफुल है। फिर बोलता है सिविलाइजेशन से जो यहीं रह रही हैं हमारे साथ, लेकिन हमको दिखती नहीं है। अलग डायमेंशंस की बात करने लगा वो। आई थिंक दैट वाज द टाइम इन्होंने रियलाइज़ किया कि या तो प्रोग्राम को बंद करो, बंद नहीं करो तो भी दुनिया की नज़र से इसको शट कर दो। तो 1995 में बोलते हैं ऑफिशियली तो शट हो गया था प्रोग्राम, अनऑफिशियली वो चलाया उन्होंने। एंड दैट मेक सेंस, क्यों आदमी इतना बड़ा कोई चीज़ बंद करेगा। सबसे ज़्यादा इसमें हैपनिंग बात ये आई थिंक 2013 में उनकी डेथ हुई। और मरने से पहले उन्होंने सिंपल शब्दों में बताया लोगों को कि भाई आपको जो ह्यूमन बॉडी मिली है ना, आपका जो जन्म मिला है ना, ये आपको सिर्फ ट्रेन करने के लिए मिला है। अपने आप को ट्रेन करना है उस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से सीखने के लिए। वो बोला कि आपका जो ब्रेन है वो सोर्स नहीं है जो थॉट्स को बना रहा है, वो इंटरसेप्ट करता है सिर्फ। जैसे एक रेडियो है, मैं फ्रीक्वेंसी पे डाल रहा हूं, वो बोल रहा है, अब रेडियो नहीं बोल रहा है, वो तो फ्रीक्वेंसी जो आ रही है वो बोल रहा है। वैसे हमारा जो ब्रेन है ये इंटरसेप्ट करता है सिर्फ। हम सोच रहे हैं, आप सोच नहीं रहे हो, वो आपने उसको एक फ्रीक्वेंसी पे रखा है, वो वही आपको थॉट प्रोसेस देता है। तो उसके अकॉर्डिंगली ह्यूमन लाइफ का जो मेन मोटिव है वो है अपने आप को उस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से मैक्सिमम सीख लेके हायर डायमेंशंस में जाना है आपको, क्योंकि अकेली सोल वो नहीं कर सकती, क्योंकि सोल के पास वो इंटरसेप्टिंग डिवाइस नहीं है। सो दिस बॉडी इज अ इंटरसेप्टिंग डिवाइस टू लर्न। अब हम उससे क्या सीख रहे हैं, ये हमारे बॉडी इज द मीडियम। बॉडी इज द मीडियम। बॉडी इज नॉट अ सोर्स, इट इज अ मीडियम टू अंडरस्टैंड, टू गो इनटू हायर डायमेंशंस। क्रेजी। ये तो हिंदुइज्म में भी ये कहा गया है। बिल्कुल है, हिंदुइज्म में बिल्कुल है। तो हमारे ग्रंथ पढ़ लो, हमारी किताबें पढ़ लो, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात तो है। करेक्ट। तो अल्टीमेटली इट इज़ वो जो उधर बोल रहा है, कहीं ना कहीं हमने वो बचपन से सीखा हुआ है, बस उसको सिखाने का तरीका हमारे यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट हुआ पड़ा है। जिस दिन हम वो डीप में जाने लगेंगे, जिस दिन हम वो बचपन से शुरू कर देंगे, आई थिंक बहुत बहुत बदलाव आ जाएगा। और हमारे हिंदू गॉड्स और जो सेंट्स है वो तो एस्ट्रल ट्रैवल के बारे एग्जैक्टली, एस्ट्रल ट्रैवल का कितना जिक्र है, गॉड्स का है जिक्र है, कभी भी आते हैं किधर भी आ जाते हैं। सेंट्स है जो बोलते बैठे यहाँ हैं लेकिन वो किधर का भी बता दे रहे हैं। हाँ, उन्होंने तो पहले ही डिस्कवर, ये अर्थ घूम रहा है, सब कुछ पहले ही डिस्कवर कर जो लिया अभी था, ये बता रहे हैं meditate 100-150 साल पहले, आपके तो हज़ारों साल पुरानी किताबों में लिखा हुआ है। करेक्ट। तो अल्टीमेटली हमने ना कहीं इस रेस में आगे बढ़ने के लिए हम शायद पता नहीं क्यों पीछे हो गए। बहुत स्टूपिड साउंड करता है कि आपके पास सब था लेकिन आपको उस पर विश्वास नहीं है। जब वो आपकी वाली बातें दूसरा बोल रहा है
तो आपको उस पर विश्वास तो है। बिलीव कर रहे हैं फिर जब कोई बाहर का बंदा बोल रहा मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों। फिर एक क्वेश्चन ये भी होता है कि ये डिस्ट्रैक्शंस क्यों बनाई गई अगर ट्रेन ही करना था तो? यही तो आपके कर्मा है ना सर, कि डिस्ट्रैक्शंस बनाई इसके लिए, माया नगरी तो बोलते हैं ना इसको, कि भाई तू उलझा रहा है, तू प्रिपेयर्ड है कि नहीं उस लेवल के लिए, ये डिस्ट्रैक्शंस ही तो डिसाइड करेंगी। द डे यू ओवरकम देम विल डिसाइड कि आप प्रिपेयर्ड हो। गेटिंग माई पॉइंट? ऐसे तो फिर सब चल दिए ना, बॉडी आई सीखे चल दिए। भाई बॉडी आई तूने क्या किया उसका? आपको एक बाइक मिली, आपने क्या किया उसके साथ? आपको एक गाड़ी मिली, आपने क्या किया उसके साथ? फुकरागर्दी की, ये किया, या आपने उसको यूज़ किया ट्रैवल करके आगे जाने के लिए? जस्ट सेइंग, वियर्ड एग्जांपल्स बट चीज़ें। अभी ऐसे ही देखिए, जब तक हम अपने आप को ये बॉडी मानेंगे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, मैं आपको बड़ा सिंपल एग्जांपल देता हूँ। ये क्या है? मेरा मोबाइल। हम यही बोलते हैं, ये मेरा ग्लास है, ये मेरी बुक है, ये मेरा हाथ है, ये मेरी बॉडी है। तो मैं कौन हूँ? ये मेरी बॉडी है, मैं नहीं हूँ। जैसे कि ये मेरा मोबाइल है वैसे ये मेरी बॉडी है। तो इसका मतलब मैं ये नहीं हूँ। ये जानने में लोगों के जन्म निकल जाते हैं भाई। इट इज़ डिफ़िकल्ट, आई नो, मैं बहुत सिंपल साउंड कर रहा हूँ शायद, बट द डे यू रियलाइज कि भाई तू ये नहीं है, ये तेरा है, तू इसका नहीं है। मेरी आंख है, मेरा बॉडी है। मैंने भी जब यू नो व्हेन जब ऐसे थॉट्स आते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि भाई यार इट मेक्स सेंस। सो यू हैव टू रियलाइज कि जो चीज़ मेरी है मैं वो नहीं हूँ। ऑप्टिमम यूज़ करो, जैसे उसने बोला कि आपको ह्यूमन बॉडी मिली है सिर्फ हायर डायमेंशंस के बारे में, मतलब अपने आप को और रेडी करने के लिए। इट्स अ ट्रेनिंग ग्राउंड। ऐसा नीम करौली बाबा जी के लिए भी कहा जाता है कि वो भी एक जगह पे बैठे बैठे अपने भक्तों से मिलाते थे। उनकी तो आप मतलब बात करोगे तो मैं तो सोचता हूँ 10 पॉडकास्ट निकल जाएंगे यार। वो तो मतलब आप गए हो कैची धाम? मैं नहीं गया हूँ, मुझे डर है मैं वहाँ गया तो मैं वापस नहीं आऊँगा इसलिए मैं थोड़ा वक्त लेके वहाँ जाना चाहता हूँ, क्योंकि उनका वो हनुमान जी के आई थिंक बहुत क्लोज हैं। वो उन्हीं के अवतार हैं या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वो उनके बहुत क्लोज हैं। अवतार नहीं हो सकते बिकॉज हनुमान जी तो हैं ना, वो तो साक्षात हैं, वो कहीं गए नहीं हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो उनके कोई बहुत क्लोज रहे हुए हैं जिन्होंने कुछ टाइम के लिए इंसान का रूप लिया। और जो उनसे उस टाइम पे, मैं तो बहुत फैसिनेट होता हूँ यार, जिन्होंने उनके साथ उस टाइम पे वक्त बिताया होगा। अरे क्या फॉर्चुनेट। सही बात है। तो यस, बहुत ही ज़्यादा डीप ये कॉन्वर्सेशन चली गई हमारी। मैंने ऐसी एक सिमिलर ना एक मैं कंटेंट देख रहा था इंस्टाग्राम पे, वो इतना डीप मेरे माइंड को ले गया ना, मैं पागल हो गया। अगर आपने वो देखा तो आप बताओ। मैं देख रहा था कि अर्थ कितनी स्पीड से रोटेट कर रही है, इवन द गैलेक्सीज रोटेटिंग। आपने देख लिया वो? देखा वो मैंने। हाँ, तो आपका माइंड ब्लो हुआ होगा। चलो अब लोगों का, आप पहले आपका करता हूँ, साथ में लोगों का करते हैं। ठीक है, एक्चुअली है ना यार, हम इतना ज़्यादा जैसे हम बोला माया नगरी में खो गए हुए हैं डिस्ट्रैक्शंस में, कि हमको पता ही नहीं है हम किधर जी रहे हैं। हमारे लिए बस एक स्टैटिक सा लैंड है जिसमें हम बैठे हुए हैं। अर्थ है ना, कि कुछ है, हाँ दिन है, रात हो रहा है, दैट्स इट। थोड़ा सा डिटेल में जाओगे ना तो आपका माइंड ब्लो हो जाएगा। हम सबको मालूम है कि अर्थ रोटेट करता है, ठीक है। करेक्ट। कभी किसी ने ये सोचा नहीं होगा आम उसमें कि किस स्पीड पे कर रहा है भाई, कि 24 घंटे लग रहे हैं एक सर्कल को, तो किस स्पीड पे कर रहा है। अर्थ रोटेट करता है 1670 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से घूम रहा है। बताओ, बहुत खतरनाक स्पीड है, बहुत तेज है। खतरनाक। बहुत तेज स्पीड है। अब आप सोचो, एक सेकंड के लिए भी अगर अर्थ ब्रेक लेता है फॉर 1 नैनो सेकंड, हम 1600 की स्पीड से जाके फिर के गिरेंगे। फप बैंग करेंगे जो भी सामने होगा। सही बात है। ठीक है, अच्छा ये तो था इसकी रोटेशन। अब हम सबको मालूम है कि अर्थ घूमता है सूरज के इर्द गिर्द, तो वो भी किसी स्पीड पे घूम रहा होगा। वो स्पीड है 1,08,000 किलोमीटर पर घंटा। अरे भाई, सूरज के इर्द गिर्द घूम रहा है। सोच के देखो तो कितना क्रेजी। कितना क्रेजी है। अच्छा, ये आपको यहाँ क्रेजी लगा है? थोड़ा सा मुझे टाइम और दे दो। अब हमको ये भी पता है कि हमारा जो सूरज है, सोलर सिस्टम है, वो गैलेक्सी के इर्द गिर्द घूमता है, तो उसकी भी एक स्पीड होगी। उसकी स्पीड है 6,50,000 किलोमीटर पर आवर। अरे भाई साहब, मतलब आप ऐसे ऐसे और ऐसे घूम रहे हो ये स्पीड पे। थोड़ा सा रुक जाओ,
ठीक है, बहुत फास्ट हो गए, थोड़ा सा रुक जाओ। अब गैलेक्सी जो है ना, जितनी भी गैलेक्सी हैं, ये भी ना प्रूव हो चुका है कि ये भी स्पेस में ट्रैवल कर रही हैं, बिकॉज बिग बैंग थ्योरी थी, बैंग हुआ तो बैंग के बाद हर चीज़ बढ़ती है, दूर जाती है। तो हमारी गैलेक्सी भी ट्रैवल कर रही है। हमारी गैलेक्सी ट्रैवल करती है 2.2 मिलियन किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से। अरे बाप रे। तो अगर आप सोचने जाओ, ये जो ऐसे ऐसे हो रहा है, ये तांडव है, तांडव हो रहा है। सही बात है। और उस तांडव में आप शांति से ऐसे बैठ के बात कर रहे हैं। ये ऊपर ही ऊपर तो डमरू बज रहा है एक तरीके से यूनिवर्स का। 1 घंटे में क्या क्या हो रहा है, मेरे तो चक्कर आ गया। अब आप सोचो, हमने 1 घंटे से हम बात कर रहे हैं, तो हम 1 घंटे में हम जिस स्पॉट पे 1 घंटा पहले थे, वहां से 2 मिलियन किलोमीटर आगे आ चुके हैं अभी तक हम। और वैसे वहीं के वहीं हो, आप बात कर रहे हो। पर्सपेक्टिव्स हैं सर, आप सिर्फ अपना नजरिया बदलो, दुनिया के चीजें बदल जाती हैं। और समहाउ ना यार, कहीं पे ना ये प्रॉब्लम हुई है, ये शायद मेरे को लगता है फोर्सफुली बीच में कुछ ऐसी क्रिएशंस हुई जिन्होंने ना हमारे नजरिए बदल दिए, रोक दिया कि बड़ी आगे तू ना जा पाए। ठीक है, अब हमेशा से लोग मेरे से ना एक सवाल पूछते हैं, हमेशा, ये नेचुरल है, कॉमन है, कि भाई तू रात में सब जगह जाता है ना, तू अंधेरे में जाता है, तेरे को डर नहीं लगता? अब मैं आपको जो बोलूँगा ना, आई एम प्रीटी श्योर वो आपका पर्सपेक्टिव चेंज कर देगा। ठीक है, अंधेरा जो है ना सर, वो सब जगह है। ठीक है, अंधेरा सब जगह है। कैसे? अभी यहाँ रूम में लाइट है, लाइट कैसे हो रही है? लाइट से, बल्ब से, मतलब एक सोर्स है। जब तक वो सोर्स है लाइट रहेगी, और जब वो सोर्स नहीं है तो क्या है? अंधेरा। दिन के टाइम पे सूरज एक सोर्स है, जब तक सूरज है उजाला है, लेकिन बैकग्राउंड में क्या है? अंधेरा। मतलब अंधेरा इज ओमनी प्रेजेंट, मतलब वो सब जगह है। गॉड को हम क्या बोलते हैं? ओमनी प्रेजेंट, कि भगवान कहाँ है? सब जगह है। ठीक है, बोलते हैं भगवान की ना शुरुआत है ना अंत है, राइट? अंधेरे की ना शुरुआत है ना अंत है। सर, रोशनी की शुरुआत है और एक दिन अंत होगा। आप घर का बल्ब खरीदते हो, एक दिन खराब होता है, सूरज एक दिन बंद हो जाएगा, ये सबको मालूम है। इतने मिलियन ईयर उसकी लाइफ, शायद बिलियंस ऑफ ईयर बाकी है, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। सो अल्टीमेटली जो गॉड की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और एक और सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक, अंधेरे का कोई आकार नहीं है, गॉड निराकार है। सो एक चीज जो गॉड की तरह निराकार है, एक चीज जो गॉड की तरह ओमनी प्रेजेंट है, एक चीज जिसकी ना शुरुआत है ना अंत है, जिसको कोई सोर्स नहीं चाहिए, वो है। तुम हो ना हो, वो है। उससे कैसा डर? तो अंधेरा कल को आपको कभी लगे तो जस्ट इमेजिन, भाई ये अंधेरा नहीं है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स तो बहुत पॉजिटिव है। भाई सही बात है, ऐसे तो कभी सोचा ही नहीं। कभी नहीं सोचते ना, पर्सपेक्टिव डाल दिया गया, अंधेरे को जोड़ा गया नेगेटिव से। अब मैं आपको एक बात बताऊं, बोलते हैं वैसे तो दिन में बहुत से मुहूर्त निकाले जाते हैं पूजा के, ये वो, लेकिन एक मुहूर्त ऐसा होता है जिसको सब अच्छा बोलते हैं। 24 घंटे में एक मुहूर्त आता है, उसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त, है ना? ब्रह्म मुहूर्त में जो भी काम करो अच्छा होगा। सर, ब्रह्म मुहूर्त पता है कब होता है? सुबह 4 बजे। 4 बजे कोई सूरज नहीं होता बाहर, अंधेरा होता है। तो हर रोज़ का जो सबसे प्योरेस्ट मोमेंट है ना, वो भी अंधेरे में आता है। और आप उस चीज़ से लोगों को डराते हो कि अंधेरा है, भूत हैं, प्रेत हैं। भाई पर्सपेक्टिव है, सब नज़रिया है, आप थोड़ा सा ट्वीक करो, सोच बदल जाती है। वाह। सो आई होप मैंने थोड़ा सा आपका पर्सपेक्टिव चेंज करने में मदद की होगी। अगली बार आप अंधेरे रूम में जाने से डरोगे नहीं। सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है।